नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य में गोता लगाने वाले हैं। गैब्रियल गार्सिया मार्केस की मशहूर कहानी आई सेल माई ड्रीम्स पर हमारी आज की यह चर्चा असल में एक पहेली सुलझाने जैसी है। एक ऐसी पहेली जहां असली दुनिया और अवचेतन मन यानी हमारे सपनों की दुनिया आपस में ऐसे टकराती हैं कि उनके बीच फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरी कहानी की गहराइयों को समझने के लिए हम इस सफर को कुछ अध्यायों में बांटेंगे। पहला, जादू की उस्ताद, फिर हवाना में हुई एक भयानक तबाही, उसके बाद सपनों का सौदागर, चौथा, नेरुदा और संशय, और अंत में सपनों का एक ऐसा चक्रव्यूह जो दिमाग हिला कर रख दे। ये सिर्फ एक विषय सूची नहीं है, बल्कि एक के बाद एक खुलने वाले रहस्य हैं जो हवाना की एक आपदा से शुरू होकर बार्सिलोना के एक अजीबोगरीब विरोधाभास तक हमें ले जाएंगे। तो आइए सीधे अपने पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जादू के उस्ताद गैब्रियल गार्सिया मार्केस। हम सभी जानते हैं कि 1982 के नोबेल पुरस्कार विजेता मार्केज लैटिन अमेरिकी कथा साहित्य के बेताज बादशाह हैं। उनकी कलम से निकली कहानियों में हिंसा, अकेलापन और इंसानी प्यार की गहरी जरूरत जैसे विषय बिल्कुल जीवंत हो उठते हैं। सच कहूं तो इस कहानी के भूल भुलैया में उतरने से पहले इस जादूगर की लेखनी के मिजाज को समझना बहुत जरूरी है। और इनके इस मिजाज को समझने की सबसे अहम चाबी है मैजिकल रियलिज्म या जादुई यथार्थवाद। अब ये क्या है? दरअसल ये एक ऐसी शैली है जहां रोजमर्रा की बिल्कुल साधारण सी जिंदगी में जादू और कल्पना कुछ इस तरह घुल-मिल जाते हैं कि सब कुछ एकदम सच लगने लगता है। मतलब हवा में उड़ना या भविष्य देख लेना कोई अजूबा नहीं, बल्कि रूटीन का हिस्सा है। हमारी आज की कहानी भी इसी ब्रह्मांड में सांस लेती है, जहां असाधारण चीजें भी बहुत साधारण लगती हैं। चलिए, अब चलते हैं दूसरे अध्याय पर, हवाना में तबाही, जहां से ये पूरी हलचल शुरू होती है। कहानी की शुरुआत में ही एक जबरदस्त झटका लगता है। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। हवाना रिवेरा होटल, बाहर खिली हुई धूप, लोग शांति से नाश्ता कर रहे हैं, और तभी अचानक एक भयानक तबाही मचती है। समुद्र की एक विशाल लहर उठती है और बाहर खड़ी एक कार को हवा में उछालकर सीधे होटल की इमारत में दे मारती है। धमाका इतना जोरदार था जैसे कोई भारी डायनामाइट फटा हो। पूरी 20 मंजिला इमारत में दहशत फैल जाती है। शीशे का वो विशाल दरवाजा चकनाचूर होकर हवा में धूल की तरह उड़ जाता है। एकदम शांत माहौल पल भर में खौफनाक हो जाता है। लेकिन इस मलबे में जो मिलता है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जब क्रेन उस कार को बाहर निकालती है तो अंदर एक महिला का शव सीट बेल्ट से बंधा हुआ मिलता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? उसकी उंगली में सोने की एक अंगूठी थी, सांप के आकार की, जिसकी आंखें पन्ने की बनी थीं। यही वो अंगूठी है जो हमारे कथाकार के दिमाग में खलबली मचा देती है और इस पूरे हादसे को अतीत के गहरे रहस्य से जोड़ देती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं तीसरे अध्याय पर, सपनों का सौदागर, फ्राउ फ्रीडा की कहानी। अब कहानी हमें समय में करीब 34 साल पीछे, युद्ध के बाद वाले वियना की एक सराय में ले जाती है। यहीं से शुरू होती है फ्राउ फ्रीडा की असाधारण दास्तान। कोलंबिया के एक साधारण दुकानदार की ये बेटी, जिसने महज 7 साल की उम्र में एक सपना देखा और अपने भाई की मौत की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर दी। 2 विश्व युद्धों के बीच वो संगीत सीखने ऑस्ट्रिया आती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बेहद अंधविश्वासी अमीर परिवार उसे नौकरी पर रख लेता है। और काम क्या था? सिर्फ उनके लिए रोज सपने देखना। मैं अपने सपने बेचती हूँ। जरा सोचिए, ये कोई आम जुमला नहीं था, बल्कि फ्राउ फ्रीडा का पूरा पेशा था। यह यकीन करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन युद्ध के उस खौफनाक दौर में जिंदा रहने के लिए उसने अपने अवचेतन मन को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। वो रोज सुबह नाश्ते की मेज पर बैठकर उस परिवार को उनके सपनों का मतलब समझाती। और धीरे धीरे उसने अपनी इन भविष्यवाणियों के जरिए उस अमीर परिवार की पूरी जिंदगी और उनके हर छोटे बड़े फैसले पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया। इस बात का सबूत हमें तब मिलता है जब एक रात वियना की उसी सराय में कथाकार के साथ एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया होता है। फ्रीडा उसके पास आती है और एकदम गंभीर आवाज में फुसफुसाती है, तुम्हें तुरंत ये शहर छोड़ देना चाहिए और अगले 5 साल तक वियना लौटकर नहीं आना। उसकी आवाज में इतना खौफनाक यकीन था कि कथाकार बुरी तरह घबरा जाता है और उसी रात रोम की आखिरी ट्रेन पकड़कर निकल लेता है। ये पल फ्रीडा के खौफ और उसके सपनों की रहस्यमयी ताकत को बिल्कुल पक्का कर देता है। खैर,
अब आते हैं चौथे अध्याय पर, नेरुदा और संशय, जहां दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं टकराती हैं। तो 13 साल बीत जाते हैं और बार्सिलोना में एक बेहद अप्रत्याशित मुलाकात होती है। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है फ्राउ फ्रीडा, जिसका पूरा वजूद और उसकी जिंदगी ही सपनों की भविष्यवाणियों पर टिकी है, और दूसरी तरफ असल जिंदगी के मशहूर कवि पाब्लो नेरुदा, जो इन भविष्यवाणी करने वाले सपनों को सिरे से बकवास मानते हैं। उनका बड़ा सीधा सा स्टैंड था कि अगर दुनिया में कोई चीज दूरदर्शी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कविता है, सपने नहीं। मार्केज ने यहाँ नेरुदा का क्या गजब का वर्णन किया है। वो लिखते हैं कि नेरुदा भीड़ में एक बीमार हाथी की तरह चलते थे, लेकिन उनकी आंखों में हर एक चीज के अंदरूनी काम को समझने की किसी बच्चे जैसी गहरी जिज्ञासा थी। खाना खाने का उनका जबरदस्त शौक, हर चीज को परखने वाली उनकी बारीक नजरें और उनका वो कट्टर संशयवादी यानी शक्की स्वभाव, ये सब फ्रीडा के रहस्यमयी अंदाज के एकदम विपरीत खड़ा था। इसे बीच बातचीत में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। पता चलता है कि फ्रीडा ने उस ऑस्ट्रियाई परिवार की सारी संपत्तियां बेच डाली हैं और अब वो पुर्तगाल की एक पहाड़ी पर किसी नकली महल में एकदम शाही जिंदगी जी रही है। कथाकार के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे एहसास होता है कि शायद फ्रीडा के वो सारे सपने कोई जादू वाडू नहीं थे, बल्कि अपार दौलत ऐंठने और सरवाइव करने की एक बहुत ही शातिर रणनीति थी। क्या सच में ये सब महज एक फरेब था? इसी सवाल के साथ हम दाखिल होते हैं अपने 5वें और आखिरी अध्याय में, सपनों का चक्रव्यूह, एक रहस्यमयी अंत। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां दिमाग सचमुच चकरा जाए। होता कुछ यूं है कि कवि नेरुदा, जो सपनों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे, जहाज से जाने से पहले दोपहर की एक छोटी सी नींद लेते हैं और सपने में वो क्या देखते हैं? फ्राउ फ्रीडा को। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट यहाँ है कि नेरुदा के सपने के अंदर फ्रीडा उनके बारे में सपना देख रही है। ये तो किसी भूल भुलैया जैसा हो गया ना। एक सपने के अंदर दूसरा सपना, जहाँ लॉजिक और जादू इतनी बुरी तरह उलझ गए हैं कि सच और झूठ को अलग कर पाना नामुमकिन हो जाता है। और फिर आता है इस कहानी का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। जहाज पर विदा लेते वक्त फ्रीडा कथाकार के पास आती है और बताती है कि उसने भी ठीक उसी दोपहर नेरुदा के बारे में सपना देखा था, और उसके शब्द बिल्कुल वही थे, मैंने सपना देखा कि वो मेरे बारे में सपना देख रहा है। सोचिए, बिल्कुल वही बात जो नेरुदा ने देखी थी। दो अलग अलग लोग एक ही समय पर एक दूसरे को सपना देखते हुए देख रहे हैं। इस एक घटना ने तो जैसे हकीकत की सारी हदें ही पार कर दी, जो हमें वापस उसी सबसे बड़े और बेचैन करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हवाना के उस होटल में जो कार की भयंकर टक्कर हुई थी, जिसमें पन्ने की आंखों वाली सांप की अंगूठी पहने वो महिला मारी गई, क्या वो महज एक इत्तेफाक था, एक दुखद हादसा, या फिर वो एक ऐसे सपने का खौफनाक अंत था जिससे खुद सपनों की सौदागर फ्राउ फ्रीडा भी बचकर नहीं भाग पाईं? जादुई यथार्थवाद की ये धुंधली दुनिया हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम जो सपने देखते हैं वो असल में क्या राज छिपाए बैठे हैं। इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।